गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर या महासागरीय जल की लवणता। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। महासागरीय जल का विशिष्ट या तीखा स्वाद ही उसका खारापन है। महासागरीय जल में पाए जाने वाले विविध लवणों के योग को ही खारापन कहते हैं। स्वेर्ड्रप के शब्दों में सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं। Salinity is commonly defined as the ratio between the weight of the dissolved material and weight of the sample of seawater. यह खारापन ही उसे अन्य प्रकार के जल से अलग बनाता है। सामान्यतः सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, या 36% ना लिखकर हम 36% का निशान और उसमें नीचे की तरफ में एक बिंदु और लगाते हैं। महासागरीय लवणता से समुद्री जीव, वनस्पति, जल का घनत्व, तापमान, धाराएं, हिमांक, क्वथनांक या मतलब उसके उबलने का जो बिंदु है, वाष्पीकरण की दर आदि प्रभावित होते हैं। महासागरीय जल एक सक्रिय घोलक होने के कारण इसमें अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक, कुल लवणता की 77.8% होती है। अतः आज भी लवणता का सापेक्ष निर्धारण सोडियम क्लोराइड की मात्रा के आधार पर किया जाता है। ये सोडियम क्लोराइड वही है जो खाने वाला नमक जिसको हम खाते हैं। वैसे महासागरों में कुल 7 प्रकार के लवण विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार समुद्री जल में सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में भूतल के सभी तत्व भी महासागरीय जल में अवश्य पाए जाते हैं। इसी कारण अनुकूल परिस्थिति में गहरे सागर की तली पर संग्रथित धातु पिंड के सघन घोल भी पाए जाते हैं। डुपॉन्ट जैसी कई कंपनियां महासागरीय जल के परिष्करण द्वारा अनेक प्रकार की दवाइयां, रसायन एवं अन्य अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त करती रही हैं। महासागरों में लवणता का उपयुक्त प्रतिशत अर्थात 35 प्रति 1000 मात्र औसत दशा है। कई खुले सागरों में इससे कुछ कम या अधिक मात्रा में भी लवणता पाई जाती है। इसी भांति कई अर्ध खुले सागरों व अंतर्देशीय जलाशयों में इससे कई गुना कम अथवा कई गुना अधिक लवणता भी पाई जा सकती है। उदाहरणतः बाल्टिक सागर एवं नदियों के मुहानों के निकट लवणता 2 से 12 प्रति 1000 पाई जाती है, जबकि सॉल्ट लेक व मृत सागर में लवणता 200 प्रति 1000 से कहीं ऊंची पाई जाती है। इतना अवश्य है कि कुल लवणता में ऊपर वर्णित 7 प्रकार के लवणों का प्रतिशत लगभग उपयुक्त ही रहता है। सागरीय जल में लवणता के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? महासागरों की लवणता वर्तमान स्थिति में किस विधि से पहुंची, इस बारे में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि महासागर प्रारंभ से ही लवण युक्त रहे होंगे, अर्थात जब संघनन क्रिया के परिणाम स्वरूप सागरों में जल संग्रहित होने लगा तो पृथ्वी की प्राथमिक चट्टानों में ही लवणता के तत्व अधिक रहे होंगे। यही नहीं, तापमान ऊंचे रहने तथा नग्न भूमि होने से जल में अनेक प्रकार के भारी पदार्थों के साथ साथ घुलनशील लवण अधिक तेजी से एकत्रित हुए होंगे। अतः जब महासागर बने तभी कुछ करोड़ वर्षों में ही उनकी लवणता का स्वरूप वर्तमान स्थिति में पहुंच गया होगा। अन्य विद्वानों का मानना है कि महासागरीय जल में नदियों एवं अन्य माध्यमों से जो रसायन प्राप्त होते रहते हैं
उन्हीं के निरंतर एकत्रित होते रहने से ही लवणता बढ़ती जा रही है। यह वृद्धि निरंतर धीमी गति से जारी है, किंतु 20वीं सदी से ही वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही सागरीय जल की नियमित जांच के अनुसार सागर जल की लवणता में विश्वव्यापी औसत वृद्धि का कहीं प्रमाण नहीं मिल सका है। महासागरीय जल की लवणता के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। नदियां, नदियों एवं भूमिगत जल नलिकाओं का अंतिम प्रवाह महासागरों में होता है। आप जानते हैं सारी जो नदियां पहाड़ों से निकलती हैं वो बहती हुई अंतगतवा समुद्र में गिरती हैं। नदियों के जल के द्वारा अनेक प्रकार के खनिज और रासायनिक पदार्थ प्रति वर्ष करोड़ों टन की मात्रा में समुद्र में एकत्रित किए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक चूना एवं चूना मिश्रित लवण होते हैं, जबकि सागर जल में चूने का मिश्रण मात्र 0.12 ग्राम प्रति किलोग्राम ही है। अतः कैल्शियम की इस प्राप्ति से लवणता बढ़ने में विशेष सहायता नहीं मिलती है। फिर अधिकांश चूना तो प्रवाल एवं चूना में पंख भी उपयोग करते रहते हैं, अतः उसका भी सागर जल में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती। दूसरा, समुद्री लहरें। समुद्री लहरें तटवर्ती भागों और निमग्न तट पर फैली चट्टानों की बराबर काट-छांट करती रहती हैं। ऐसा करते समय चट्टानों में पाए जाने वाले लवण, क्षार, चूना एवं अन्य घुलनशील पदार्थ पानी में घुलते जाते हैं। इस विधि से भी सागर जल में अनेक प्रकार की लवणता स्थानीय रूप से प्राप्त होती रहती हैं। अनेक चट्टानों में क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट व अन्य यौगिक पाए जाते हैं जो निरंतर सागर जल में घुलते जाते हैं। तटीय लहरों के प्रभाव से सोडियम, कैल्शियम एवं सल्फेट यौगिकों की प्राप्ति अधिक होती है। अन्य, इसके अतिरिक्त पवनों द्वारा उड़ाकर लाई गई बालू भी सागर में मिलकर अनेक तत्वों के साथ लवणता भी बढ़ा देती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में तूफानी मौसम के समय अपार मात्रा में बालू का प्रवाह होता रहता है, तब सागरों को भी अधिक मात्रा में बालू प्राप्त होती है। इसी भांति ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा भी तटीय प्रदेशों, द्वीपों एवं सागर तली में अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं। ज्वालामुखी धूल, राख, मलबा एवं गैसों से भी लवणता प्राप्त होती है। समुद्री जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक। यद्यपि सभी समुद्र खारे हैं, किंतु उनमें लवणता की मात्रा सब जगह समान नहीं है। जैसा कि हमने तापमान की बात की थी, वैसे लवणता भी हर जगह एक जैसी नहीं मिलती। कई बार एक ही अर्ध खुले सागर के अलग अलग भागों में भी लवणता समान नहीं पाई जाती। इसे प्रभावित या नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक निम्न हैं। वाष्पीकरण। समुद्री जल में लवणता की वृद्धि में वाष्पीकरण की क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके प्रभाव से शुद्ध जल में कमी आती है और शेष जल में नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण उच्च तापमान, वायु की शुष्कता, वायु की तीव्र गति, आकाश की दशा, कोहरा आदि कारकों से प्रभावित होता है। अयनवृत्तीय प्रदेशों में, जहाँ की उपयुक्त सभी दशाएं आदर्श रूप में मिलती हैं, वाष्पीकरण भी सबसे ऊंची दर पर होता रहता है। इसी कारण कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पास महासागरों में लवणता अधिक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों के निकट वाष्पीकरण कम होने के कारण सबसे कम लवणता मिलती है। समस्त महासागरों से प्रति वर्ष 93 सेंटीमीटर वाष्पीकरण होता है। आप देखिए, अगर वाष्पीकरण होगा तो पानी उड़ेगा, लेकिन उसके अंदर के जो घुलनशील जो लवण है वो वहीं पानी में ही रह जाते हैं नीचे की तरफ में। तो पानी की मात्रा कम होती है तो लवणता अधिक हो जाती है। ध्रुवों के अंदर वाष्पीकरण कम हो रहा है तो पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पर लवणता कम देखने को मिलती है। हवाएं। प्रति चक्रवाती दशाएं हवाओं की शुष्कता एवं गति का समुद्री जल की लवणता पर प्रभाव पड़ता है। गर्म और शुष्क पवनें वाष्पीकरण अधिक करती हैं, अतः ऐसे सागरों के जल में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यदि गर्म व शुष्क पवन अधिक तेज गति से चल रही है तो समुद्री जल से वाष्पीकरण अधिक होगा। कर्क और मकर रेखा के निकटवर्ती समुद्री भागों में गर्म एवं शुष्क पवनों के प्रभाव से लवणता में अधिकता मिलती है।
इसी भांति भूमि से सागर की ओर बहने वाली तेज पवनों से नीचे का कम लवणता वाला जल ऊपर आ जाता है, जिससे लवणता में स्थानीय रूप से कमी हो जाती है। व्यापारिक पवनों द्वारा महासागरों के पूर्वी भागों का जल पश्चिमी भागों में ले जाया जाता है, अतः पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में लवणता अधिक पाई जाती है। समुद्री धाराएं भी समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करती हैं। सामान्य रूप से समुद्री जल की ऊपरी सतह में नीचे की अपेक्षा अधिक लवणता होती है। समुद्री धाराएं ऊपरी सतह को बहाकर ले जाती हैं, जिससे ऐसे स्थानों पर लवणता कम हो जाती है और ये धाराएं जहां भी पहुंचती हैं वहां लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए दक्षिणी अंध महासागर के उत्तरी भाग से गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा लवण जल अपने साथ बहाकर उत्तरी महासागर में ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी अंध महासागर में लवणता में वृद्धि हो जाती है। ज्वारीय तरंगों व संवहनिक धाराओं से भी सागरों में लवणता बदलती है। स्वच्छ जल की आपूर्ति सागरों में वर्षा, हिमखंड व नदियों के माध्यम से स्वच्छ जल प्राप्त होता रहता है। विषुवतरेखीय प्रदेशों में एवं महाद्वीपीय तटों पर जहां भी अधिक वर्षा होती है या बड़ी नदियां सागर में प्रवेश करती हैं, सागर जल की लवणता कम होने लगती है। यद्यपि नदियां अपने साथ लवण लाती हैं, किंतु उनमें स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास समुद्री जल की लवणता कम हो जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापमान एवं वाष्पीकरण होते हुए भी अत्यधिक वर्षा के कारण लवणता कम पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों से बाहर हिमशिलाओं के पिघलने से स्वच्छ जल प्राप्त होता है, अतः लवणता में स्थानीय रूप से कमी आती है। मौसमी परिवर्तन मौसम के परिवर्तन का भी सागरों की लवणता पर सामयिक प्रभाव पड़ता है। एक ही अक्षांश पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक वाष्पीकरण के कारण लवणता अधिक हो जाती है, जबकि शीत ऋतु में कम तापमानों के कारण लवणता घट जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम तथा दिसंबर में न्यूनतम लवणता पाई जाती है। सागरी जल में खारेपन या लवणता की मात्रा प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त करते हैं। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 अर्थात 1000 ग्राम में विभिन्न लवण पदार्थ की औसत मात्रा 35 ग्राम पाई जाती है, किंतु प्रत्येक महासागर में लवणता की मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। लवणता में भिन्नता क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में पाई जाती है। पहले क्षैतिज वितरण की बात करेंगे। सागरों में लवणता का क्षैतिज वितरण समलवण रेखाओं आइसोहेलाइंस से दिखाते हैं। ये वे रेखा जो मानचित्र पर समान लवणता वाले समुद्री भागों को मिलाती हैं, उसे समलवणता रेखा कहते हैं। ये विश्व का मानचित्र आप देख रहे हैं, इसमें जितनी ज़्यादा लवणता है वो लाल रंग से दिखाया गया है और जहाँ लवणता की मात्रा कम हो रही है वो हल्के रंग से या हल्के नीले रंग से दिखाया गया है। तो आप देखें इसके अंदर दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी तट है, ब्राज़ील के पास का क्षेत्र, यहाँ पर लवणता की मात्रा 37 प्रति 1000 से अधिक देखने को मिल रही है। ऐसे ही उत्तरी अंध महासागर के अंदर भी ये लवणता की मात्रा एक गोले के रूप में अधिक देखने को मिल रही है। पूरा भूमध्य सागर और आपका भारत के पास का जो ये अरब की सागर है, इसमें भी लवणता की मात्रा अधिक देखने को मिल रही है, जबकि आपका लवणता अंटार्कटिका के पास का क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव के आसपास का ग्रीनलैंड का एरिया और चीन से लेकर ये रूस तक के एरिया, जापान वापान सब शामिल हो गए इसके अंदर, इसमें लवणता की मात्रा कम देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो 34 प्रति 1000 से भी कम लवणता इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो ये संसार के मानचित्र पर लवणता प्रति 1000 ग्राम दर्शाई गई है। सागर जल में लवणता की औसत दशा के वितरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि सबसे कम लवणता ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय प्रदेश आते हैं। सबसे अधिक लवणता कर्क रेखा और मकर रेखा के निकटवर्ती सागरों के
पूर्वी भाग में समुद्री तल से मिलती है, जिसका कारण कम वर्षा, गर्म शुष्क एवं तीव्र पवनों का प्रचलन, स्वच्छ आकाश एवं उच्च तापमान का मिलना है। लवणता का वितरण खुले महासागरों, अर्धखुले सागरों या स्थल से घिरे सागरों एवं अंतर्देशीय जलाशयों में विषमरूपी है। पहला, खुले महासागरों में खारापन। खुले सागरों में सबसे अधिक लवणता उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास मिलती है। यहाँ समुद्री जल में खारेपन की मात्रा 36 ग्राम प्रति किलोग्राम से भी अधिक रहती है। इन दोनों क्षेत्रों से ध्रुव एवं भूमध्य रेखा की ओर लवणता की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा की अपेक्षा यह ध्रुवों पर अधिक कम होती है। विषुवत रेखा के आसपास के महासागरों में लवणता 34 प्रति हजार रहती है, जो कि अयनवृत्तीय खुले सागरों से कम है। इसका प्रमुख कारण विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर भारी वर्षा एवं सदावाहिनी विशाल नदियों अमेज़न, कोंगो आदि द्वारा भारी मात्रा में स्वच्छ जल की प्राप्ति रहा है। इसके साथ साथ अधिक समय तक आकाश में बादल छाए रहने एवं वायुमंडल में निरंतर ऊंची नमी बने रहने से वाष्पीकरण भी सीमित ही होता है। समुद्र में सबसे कम औसत लवणता ध्रुवीय प्रदेशों में 30 प्रति हजार तक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं के बराबर होता है तथा तापमान भी शून्य के आसपास रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में बर्फ जमी रहती है एवं गर्मियों में बर्फ पिघलने से नदियों के जल में अपेक्षाकृत स्वच्छ जल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इसी भांति दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका से प्राप्त हिमशिलाओं के पिघलने से गर्मियों में भी लवणता नहीं बढ़ पाती। खुले महासागरों में उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगोसा सागर व निकट के क्षेत्रों में विशेष शांत स्थिति के कारण लवणता अधिक पाई जाती है। स्थानीय रूप से पाई जाने वाली सारगोसा घास के कारण सारगोसा सागर का जल निकट के अटलांटिक महासागर के जल से नहीं मिल पाता। यहाँ प्रति चक्रवातीय दशाएं भी पाई जाती हैं। यहाँ के तापमान ऊंचे, वायु शुष्क एवं आकाश प्राय मेघ रहित रहता है। ये सभी दशाएं उच्च वाष्पीकरण व लवणता के विकास हेतु आदर्श दशाएं हैं। अतः खुले सागरों में सबसे ऊंची लवणता सारगोसा सागर में 38 प्रति हजार रहती है। अब बात करेंगे अर्धखुले सागरों में लवणता की। ऐसे सागर जो कि महाद्वीपों से अधिकांश दिशा से घिरे रहते हैं एवं एक ओर से महासागरों से जुड़े रहते हैं, इनकी लवणता खुले सागरों की तुलना में पूर्णतः भिन्न होती है। ऐसे अर्धखुले सागर प्राय जलडमरू मध्य द्वारा समुद्रों से जुड़े रहते हैं। सामान्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य के ऐसे सागरों की लवणता भी तापमान की तरह ऊंची रहती है। ऊंची लवणता का आदर्श उदाहरण भूमध्य सागर, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी है, जो कि मैंने अभी आपको मानचित्र पे दिखाया था। पश्चिमी भूमध्य सागर की लवणता जहाँ 37 प्रति हजार रहती है, वहीं पूर्वी भूमध्य सागर की लवणता 39 प्रति हजार हो जाती है। काला सागर में अनेक नदियों से मिलने के कारण स्वच्छ जल की मात्रा प्राप्ति होती रहती है और लवणता 18 से 20 प्रति हजार ही रहती है। इसके दूसरी ओर हिंद महासागर एवं सुएज नहर के मध्य के शुष्क प्रदेश में स्थित लाल सागर की लवणता मरुभूमि से घिरे रहने से उत्तरी भाग में भूमध्य सागर से भी अधिक 41 प्रति हजार हो जाती है, किंतु दक्षिण की ओर अदन के निकट घटकर 37 प्रति हजार तक रह जाती है। अर्धखुले सागरों में सबसे अधिक लवणता यहीं पर उत्तरी हिंद महासागर में स्थित फारस की खाड़ी में रहती है। यह प्रदेश भी कर्क रेखा के निकट है। यहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। इस प्रदेश में कोई बड़ी नदी भी नहीं मिलती है, अतः यहाँ की लवणता 48 प्रति हजार तक पहुंच जाती है। यहाँ की शांत समुद्र, स्वच्छ आकाश, ऊंचे तापमान, निरंतर वाष्पीकरण आदि कारक ऊंची लवणता की दशा के लिए आदर्श रहते हैं। इसी तरह मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिणवर्ती भाग की लवणता 38 प्रति हजार रहती है, जबकि उत्तरी भाग में वर्षा होने व नदियां मिलने से यह 23 प्रति हजार के पास ही रहती है। ध्रुवीय प्रदेशों की ओर से अर्धखुले सागरों में लवणता सामान्यतः नीची रहती है। इसका उत्तम उदाहरण बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के दक्षिणवर्ती भाग की लवणता 18 प्रति हजार रहती है, जबकि
उत्तरी बाल्टिक सागर या बोत्सनिया की खाड़ी की लवणता तेजी से गिरकर 6/1000 तक और नदियों के मुहाने के निकट व रिया की खाड़ी में मात्र 2/1000 रह जाती है। यहाँ का जल लगभग स्वच्छ जल जैसा लगता है। कनाडा में हडसन की खाड़ी व उत्तरी टापुओं के मध्यवर्ती खाड़ियों की लवणता भी काफी नीची रहती है। बंद सागरों या जलाशयों की लवणता। आंतरिक सागरों या झीलों की लवणता स्थानीय प्रदेशों की परिस्थिति के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेशों एवं बड़ी व सदावाहिनी नदियों से विहीन आंतरिक सागरों में लवणता प्राय ऊंची पाई जाती है। कई बार शुष्क प्रदेशों की बड़ी झील या सागर में दोहरी लवणता भी पाई जाती है। इसका उत्तम उदाहरण कैस्पियन सागर है। इसके उत्तरी भाग में वोल्गा, यूराल, एम्बा आदि नदियां आकर मिलती हैं। अतः वहां की लवणता मात्र 12 से 14/1000 ही रहती है। यह भाग अवसाद जमा होते रहने से छिछला भी है, जबकि दक्षिणवर्ती भाग में लवणता तेजी से बढ़कर 17/1000 को भी पार कर जाती है। पश्चिमी एशिया के 2 अंतर्देशीय जलाशयों की लवणता विश्व में सबसे अधिक है। टर्की की प्रसिद्ध वॉन झील, जो कि पठारी भाग पर स्थित है, की लवणता 330/1000 एवं इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित मृत सागर की लवणता 238/1000 पाई जाती है। ऐसे सागरों में जल का घनत्व भी अन्य सागरों से ऊंचा रहता है। यहाँ की लवणता विशेष ऊंची रहने का कारण शुष्क दशाएं, ऊंचे तापमान, वाष्पीकरण एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं होना है। इसी प्रकार विश्व की अन्य प्रसिद्ध खारी झीलों में पश्चिमी संयुक्त राज्य की सॉल्ट झील एवं दक्षिणी अमेरिका की टिटिकाका झील है। इनकी लवणता 200/1000 से कुछ अधिक पाई जाती है। मृत सागर और वॉन झील की लवणता विशेष ऊंची रहने से इसमें मनुष्य आसानी से नहीं डूब पाता है। लवणता का लंबवत वितरण। सागरों में गहराई की ओर लवणता के वितरण का कोई विशेष नियम नहीं है। सामान्यतः सागरीय सतह पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तथा गहराई में यह निरंतर कम होती जाती है, किंतु उष्ण या शीतल जल राशियों की उपस्थिति में लवणता में यकायक अंतर आता है। सामान्यतः गहराई में लवणता की वृद्धि 2000 मीटर तक होती है। बाद में लवणता कम होती जाती है। उच्च अक्षांशों में सतह पर लवणता कम पाई जाती है तथा गहराई में बढ़ती जाती है। मध्यवर्ती अक्षांशों में सतह से 400 मीटर की गहराई पर लवणता में वृद्धि होती है। इससे अधिक गहराई पर यह कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर स्वच्छ जल की अधिक प्राप्ति के कारण सागरीय सतह पर लवणता कम पाई जाती है, जो विश्व की कुछ गहराई पर बढ़ जाती है तथा तली की ओर पुनः कम हो जाती है। हमने महासागरों के तापमान को पढ़ा। जिस तरीके से महासागरों के तापमान अलग अलग सागरों में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक उसी तरह हमने देखा कि सागरीय लवणता भी सागरों में अलग अलग पाई जाती है। ध्रुवों पे ये कम होती है, जबकि कर्क और मकर रेखा के आसपास इसकी मात्रा अधिक होती है। नदियों के मुहानों पर और जहाँ पर वर्षा अधिक देखने को मिलती है वहाँ पर इसकी मात्रा कम होती है। और भी अलग अलग कारणों से कैसे लवणता प्रभावित होती है, ये हमने आज के इस व्याख्यान में जाना। आज के लिए इतना ही। हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।